वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली मैथ्स ईजीएस्ट मैथ्स। आज हम देख रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 6 आरबीएससी का, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। सबसे पहले हम देखते हैं भूमिका। आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, जहां भुजा का अर्थ एक भुजा की लंबाई से होता है। निम्न सारणी का अध्ययन कीजिए। अगर किसी वर्ग की भुजा दे रखी है और उसका वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। अगर वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा इंटू भुजा, यानी कि 1 इंटू 1 बराबर 1, यानी कि 1 का स्क्वायर। अगर वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू 2 बराबर 4, यानी कि 2 का स्क्वायर। सेम एज इट इज़ आपकी कोई भी संख्या हो तो आपको अगर उसका वर्ग निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो उसको भुजा इंटू भुजा का फॉर्मूला आपको लगाना होगा। आगे देखते हैं संख्याओं 4, 9, 25, 64 और इस प्रकार की दूसरी संख्याओं में क्या विशेष है। चूंकि 4 को 2 इंटू 2 बराबर 2 का स्क्वायर, 9 को 3 इंटू 3 बराबर 3 का स्क्वायर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अतः हम पाते हैं कि इस प्रकार की सभी संख्याओं को उसी संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार की संख्याएं जिसे 1, 4, 9, 16, 25 को वर्ग संख्याएं कहते हैं। ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, वर्ग संख्याएं। साधारणतः यदि एक प्राकृत संख्या m को n स्क्वायर से व्यक्त किया जाता है, जहां n भी एक प्राकृत संख्या है, तब m एक वर्ग संख्या है। क्या 32 एक वर्ग संख्या है? हम जानते हैं कि 5 का स्क्वायर बराबर 25 और 6 का स्क्वायर बराबर, यानी कि 6 इंटू 6 बराबर 36, यानी कि 36 होता है। यदि 32 एक वर्ग संख्या है तो यह एक प्राकृत संख्या का वर्ग होना चाहिए जो 5 और 6 के बीच में हो, परंतु यहाँ 5 और 6 के बीच कोई प्राकृत संख्या नहीं है। निम्न संख्याओं और उनके वर्गों के बारे में विचार कीजिए। आपको संख्या दी हुई है और उनका वर्ग दिया हुआ है। आपको पूरी सारणी पूरी करनी है। उपरोक्त सारणी से क्या आप 1 से 100 के बीच की वर्ग संख्याओं को लिख सकते हैं? क्या 100 तक कोई प्राकृत वर्ग संख्या छूट गई है? आप पाएंगे कि शेष सभी संख्याएं वर्ग संख्याएं नहीं हैं। संख्याएं 1, 4, 9, 16 वर्ग संख्याएं हैं। ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। निम्नलिखित सारणी में 1 से लेकर 20 तक की वर्ग संख्याओं को दिखाया गया है। जैसे संख्या 1 है तो इसका वर्ग भी क्या हो जाएगा, 1। संख्या 2 है तो इसका वर्ग आप निकालोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 यानी कि 4। उपरोक्त सारणी में वर्ग संख्याओं का अध्ययन कीजिए। वर्ग संख्याओं का अंतिम अंक, यानी कि वर्ग संख्याओं के इकाई स्थान का अंक क्या है। ये सभी संख्याएं इकाई स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती हैं। इनमें से किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7 या 8 नहीं आता। क्या हम कह सकते हैं कि एक संख्या 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती है तो वह एक वर्ग संख्या होगी? इसके बारे में विचार कीजिए। निम्न सारणी में कुछ संख्याओं और उनके वर्गों का अध्ययन कीजिए। दोनों में इकाई स्थान का परीक्षण कीजिए। ठीक है, आपको 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं की वर्ग संख्या दी गई है, जिनका इकाई अंक देखेंगे आप अगर, तो क्या आ रहा है, 0, 1, 4, 6, 9, 4, 5 और 6, 9। ठीक है, निम्नलिखित वर्ग संख्याएं 1 पर समाप्त होती हैं। जो संख्याएं वर्ग दे रखे हैं उनकी संख्याएं लिख सकते हैं। इसके अलावा अगली 2 वर्ग संख्याएं लिखिए जो 1 पर उनकी संगत संख्याओं पर समाप्त होती है। आप देखेंगे कि यदि एक संख्या के इकाई स्थान पर 1 या 9 आता है तब इसकी वर्ग संख्या के अंत में 1 आता है। संख्या 6 पर समाप्त होने वाली संख्या पर विचार कीजिए। हम देखते हैं कि जब कोई वर्ग संख्या 6 पर समाप्त होती है तो वह जिस संख्या का वर्ग है उसका इकाई अंक या तो 4 होगा या 6 होगा। क्या आप इस प्रकार के कुछ और नियम सारणी में लिखी गई संख्याओं और उनके वर्गों के अवलोकन से ज्ञात कर सकते हैं? कुछ और रोचक प्रतिरूप। पहला है त्रिकोणीय संख्याओं के जोड़। क्या आपको त्रिकोणीय संख्याएं जिनके बिंदु प्रतिरूप त्रिभुजों के रूप में व्यवस्थित किए जा सकते हैं याद हैं?
ये संख्या होती है 1, 3, 6, 10 और 15। यदि हम दो क्रमागत त्रिभुजीय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तब हम एक वर्ग संख्या प्राप्त करते हैं। जैसे 1 और 3 को आपस में जोड़ा तो क्या गया 4, जो कि क्या है 2 का स्क्वायर है। 3 और 6 को आपस में जोड़ा तो क्या आया 9, जो कि 3 का स्क्वायर है। 6 और 10 को आपस में जोड़ा तो क्या आया 16, जो कि 4 का स्क्वायर है। वर्ग संख्याओं के बीच की संख्याएं। अब हम देखेंगे कि क्या हम दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच कुछ रुचिकर प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। दो वर्ग संख्याओं 9 यानी कि 3 का स्क्वायर और 16 यानी कि 4 के स्क्वायर के बीच 6 संख्याएं हैं जो वर्ग संख्या नहीं हैं। दो वर्ग संख्याओं 1 और 4 के बीच दो संख्याएं यानी कि 2 और 3 हैं जो कि वर्ग संख्या नहीं है। दो वर्ग संख्याओं 4 और 9 के बीच 4 संख्याएं हैं जो कि वर्ग संख्या नहीं है। दो वर्ग संख्याओं 16 और 25 के बीच 8 संख्याएं हैं जो कि वर्ग संख्या नहीं है। 1 का स्क्वायर यानी कि 1, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 के बीच में दो संख्याएं 2 और 3 है जो कि वर्ग संख्या नहीं है। 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 3 का स्क्वायर यानी कि 9 के बीच में 4 संख्याएं अर्थात 5, 6, 7, 8 हैं जो कि वर्ग संख्या नहीं है। अब 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं हो गई 7 संख्याएं हो गई, 6 संख्याएं, ठीक है। 9 और 16 के बीच में तो वो जो 6 संख्याएं हैं वो क्या क्या हो गई 10, 11, 12, 13, 14 और 15 जो कि वर्ग संख्या नहीं है। उनकी संख्या दोनों वर्गों के अंतर से एक कम है। हमारे पास 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और 5 का स्क्वायर यानी कि 25 है। 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 9। 16 और 25 के बीच 17 से लेकर 24 तक की 8 संख्याएं होती हैं जो कि वर्ग संख्या नहीं है। उनकी संख्या दो वर्गों के अंतर से एक कम होती है। 7 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर को देखेंगे तो इनके बीच में कितनी संख्याएं आ जाएंगी आपके पास। यदि हम कोई प्राकृत संख्या ले जैसे n और n+1 लेते हैं तब n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला क्या लगा है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। यहाँ पर a की जगह आपके पास n है और b की जगह 1 है तो a का स्क्वायर यानी कि n का स्क्वायर 2ab 2 × n × 1 यानी कि 2n आ गया और b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1 आ गया माइनस का n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया तो क्या बचा 2n + 1, ठीक है। हम n स्क्वायर और n+1 के स्क्वायर के बीच 2n संख्याएं पाते हैं जो दो वर्गों के संख्याओं के अंतर से एक कम है। व्यापक रूप से हम कह सकते हैं कि दो वर्ग संख्याओं n और n+1 के बीच 2n संख्याएं हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं हैं। जांच के लिए n = 5 और n = 6 इत्यादि लें और उन्हें सत्यापित कीजिए। विषम संख्याओं का जोड़। निम्न संख्याओं पर विचार कीजिए। 1 जो है एक विषम संख्या होती है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ठीक है। 1 और 3 पहली दो विषम संख्याएं होती हैं जिनका योग होता है 4 जो कि किसका स्क्वायर है 2 का। पहली 3 विषम संख्याएं क्या हो जाएंगी 1, 3 और 5। ऐसे क्या होगी पहली 4 विषम संख्याएं 1, 3, 5 और 7। पहली 5 विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 और 9 और पहली 6 विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ठीक है। एज इट इज आपका चलता जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n² है। इसे अलग ढंग से देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि यदि एक संख्या वर्ग संख्या है तो वह 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं का योग है। अब इन संख्याओं पर विचार कीजिए जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं जैसे 2, 3, 5, 6 डैश। क्या आप इन संख्याओं को 1 से प्रारंभ कर सभी क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। आप पाएंगे कि इन संख्याओं को इस प्रकार नहीं लिखा जा सकता। संख्या 25 को लीजिए और इनमें से 1, 3, 5, 7, 9 के क्रम में घटाइए। संख्या 25 ली उसमें से पहले 1 को घटाया, फिर 3 को घटाया, फिर 5 को घटाया, फिर 7 को घटाया, फिर 9 को घटाया तो क्या क्या आया आपके पास 24, 21, 16, 9 और 0, ठीक है। अर्थात यहाँ 25 बराबर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 है। अतः 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब दोबारा दूसरी संख्या 38 को लीजिए और पुनः पहले की जैसा कीजिए, ठीक है। 38 में से 1 को घटाया, 3 को घटाया, 5 को घटाया, 7 को घटाया, 9 को घटाया,
11 को घटाया, 13 को घटाया तो यहाँ आ गया -11। यहाँ पे 0 नहीं आया, लास्ट में क्या आ जाना चाहिए आपके 0 आ गया, तब तो ये क्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या। और अगर 0 नहीं आता, माइनस में से संख्या चली जाए तो आपके ये क्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अतः यह दर्शाता है कि 38 को 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं के रूप में हम नहीं लिख सकते और 38 आपके एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि यदि कोई प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं हो सकती तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं ये जानने के लिए इस परिणाम का उपयोग करते हैं। क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। निम्नलिखित संख्याओं पर विचार कीजिए। अगर दो क्रमागत संख्याएं होगी, प्राकृत संख्या होगी, जैसे 1 और 3 ले लिया, तो पहली संख्या कैसे निकलेगी 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटा 2, 3 का स्क्वायर प्लस 1 बटा 2। दो क्रमागत सम या विषम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। दो क्रमागत सम या विषम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, जैसे दो विषम संख्या ले ली इसने, 11 माइनस 11 इंटू 13 बराबर 143, जो कि क्या है 12 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाया इसने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपका फॉर्मूला होता है, ये होता है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ब्रैकेट, फिर वापस से ब्रैकेट ए प्लस बी, यानी कि जो दो संख्याएं आएंगी ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, इसने ये फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे 12 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 12 माइनस 1 और 12 प्लस 1। ठीक है, और बीच में से क्या साइन लगाया, मल्टीप्लाई का, दोनों को ब्रैकेट में रखकर, और फिर से सॉल्व किया है। फिर आगे इसने ऐसी संख्याओं को लिया जैसे 13, 15, 29 और 31, 44 और 46। अतः सामान्यतः हम कह सकते हैं कि a प्लस 1 और a माइनस 1 बराबर a स्क्वायर माइनस 1। वर्ग संख्याओं के कुछ और प्रतिरूप। संख्याओं के वर्गों का अवलोकन कीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इत्यादि ये एक सुंदर प्रतिरूप देते हैं। अन्य रोचक प्रतिरूप जो स्क्वायर है इनको आपको ध्यान रखना है, देखना है एक बार। इसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज 6.1। अब देखिए संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। छोटी संख्याओं जैसे 3, 4, 5, 6, 7 इत्यादि का वर्ग ज्ञात करना सरल है, लेकिन क्या हम 23 का वर्ग इतनी शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं? इसका उत्तर इतना आसान नहीं है और हमें 23 को 23 से गुणा करने की आवश्यकता है। इसे प्राप्त करने का एक तरीका है जो 23 को 23 से 23 गुणा 23 को बिना गुणा किए प्राप्त हो सकता है। आइए हम जानते हैं कि 23 बराबर 20 प्लस 3, तो 23 का स्क्वायर बराबर 20 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर इस ब्रैकेट को खोला तो ये क्या हो गया, दो बार लिखा इस ब्रैकेट को, उसके बाद एक बार 20 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया प्लस 3 और फिर 3 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। जैसे 39 है तो इसको 30 प्लस 9 लिख दिया और 42 है तो इसको 40 प्लस 2 लिख के सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। सेम एज इट इज। वर्ग के अन्य प्रतिरूप। वर्ग के अन्य प्रतिरूप क्या है, निम्न प्रतिरूपों को देखिए। जैसे 25 का स्क्वायर है तो 625, 2 इंटू 3 सैकड़े प्लस 25। ठीक है, यानी कि 600 प्लस 25 लिख सकते हैं 625 को, तो 600 है ना, तो उसको 6 इंटू 100 लिख सकते हैं और 6 को वापस से इसने क्या लिख दिया, 2 गुणा 3। अब आती है आपके पास पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर तो क्या हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 9 और 16 क्या हो गया 25, यानी कि 5 का स्क्वायर। संख्या 3, 4, 5 के समूह को पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। 6, 8, 10 भी एक पाइथागोरस त्रिक है। इसी प्रकार 6 प्लस 8 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 10 के स्क्वायर के बराबर। पुनः अवलोकन करें कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 25 प्लस 144 बराबर 169, यानी कि 13 का स्क्वायर। इसी प्रकार प्राकृत संख्याएं 5, 12, 13 ऐसी ही दूसरी त्रिक है। क्या आप इस प्रकार के कुछ और त्रिक प्राप्त कर सकते हैं? किसी प्राकृत संख्या m जो कि 1 से बड़ी है के लिए हम पाते हैं कि
2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होता है। अतः 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 पाइथागोरस त्रिक के रूप में है। इस रूप का उपयोग करके कुछ और पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए। एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। साधारण रूप हमें ये फॉर्मूला हमें हमेशा याद होना चाहिए कि पाइथागोरस त्रिक निकालने के लिए हमें किस किस रूपों का प्रयोग करना चाहिए। 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 से हम पाइथागोरस त्रिक प्राप्त कर सकते हैं। पहले हमें m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 8, तो m स्क्वायर बराबर 8 प्लस 1 यानी कि 9, तो m बराबर क्या हो गया आपके पास 3। ठीक है, तो 2m हो गया 6 और m स्क्वायर प्लस 1 हो गया 10। अतः 6, 8 और 10 एक ऐसी त्रिक है जिससे, लेकिन 8 सबसे छोटी संख्या नहीं है, इसलिए हम लेते हैं कि 2m बराबर 8, तो m बराबर 4, तो m स्क्वायर माइनस 1 हो गया आपके पास 15 और m स्क्वायर प्लस 1 हो गया 17। तो 8, 15 और 17 एक ऐसी त्रिक है जहाँ 8 सबसे छोटी संख्या है। एक ऐसी पाइथागोरस त्रिक लिखी है जिसकी एक संख्या 12 है। उसके बाद आती है आपके पास एक्सरसाइज 6.2 और अब आता है आपके पास वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकालते हैं? जैसे अपन पहले वर्ग निकाल रहे थे तो उस संख्या को 2 बार गुणा करते हैं तो उसका वर्ग आ जाता है, और अब वर्गमूल निकालना है तो आपको वर्ग दिया हुआ होगा और आपको वो संख्या निकालनी होगी। निम्न स्थितियों का अध्ययन कीजिए। पहला क्या है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वर्ग की भुजा क्या होगी? हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो 144 बराबर a स्क्वायर मान लिया। भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए आवश्यक है कि एक ऐसी संख्या ज्ञात करें जिसका वर्ग 144 है। 144 वैसे तो हमें पता है कि किसका वर्ग होता है 12 का। अब आता है वर्गमूल ज्ञात करना। योग की प्रतिलोम विपरीत संक्रिया घटाना है और गुणा की प्रतिलोम संक्रिया भाग है। इसी प्रकार वर्गमूल प्राप्त करना भी वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। हमें ज्ञात है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है यानी कि 1 का वर्गमूल 1 है। 2 का स्क्वायर 4 होता है यानी कि 4 का वर्गमूल 2 है। 3 का स्क्वायर 9 होता है यानी कि 9 का वर्गमूल 3 है। ठीक है, वर्गमूल का मतलब क्या है? रूट। उपरोक्त के अनुसार आप कह सकते हैं कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के 2 समाकलित एक साथ वर्गमूल होते हैं। इस अध्याय में हम किसी प्राकृत संख्या के केवल धनात्मक वर्गमूल ही लेंगे। धनात्मक वर्गमूल संख्या को रूट यानी कि संकेत से व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए रूट ऑफ 4 बराबर 2, -2 नहीं ले सकते, यहाँ पे ऋणात्मक मान नहीं आएंगे, धनात्मक मान ही आपके पास आएंगे। ठीक है, घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। क्या आपको याद है कि प्रथम n विषम संख्याओं n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर है। अतः प्रत्येक वर्ग संख्याओं से प्रारंभ कर क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि रूट 81 को जैसा अगर आप लेंगे तो 81 माइनस 1 क्या हो जाएगा 80, 80 माइनस 3 77, 77 माइनस 5 72, 72 माइनस 7 65 और लास्ट में आ जाएगा आपके पास 0। विषम संख्याओं में से घटा रहे हैं तो संख्या 1 से क्रमागत विषम संख्याओं को 81 के रूप में घटाने पर 9वां पद 0 प्राप्त होता है। तो रूट 81 बराबर 9। इस नियम का उपयोग करते हुए क्या आप 729 का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, लेकिन इनमें समय अधिक लगता है, अतः हम एक सरल तरीके से वर्गमूल प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो हम देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। निम्न संख्याओं और उनके वर्गों के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। एक संख्या का अभाज्य गुणनखंड और इसके वर्ग का अभाज्य गुणनखंड। जैसे संख्या 6 है तो इसका वर्ग क्या होगा 36। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 × 3 और 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3। 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 कितनी बार आता है? 1 बार। 36 के अभाज्य गुणनखंड में 2 कितनी बार आता है? 2 बार। इस तरह 6 और 36 में 3 बार और 8 और 64 इत्यादि में 2 कितनी बार है? आप पाएंगे कि संख्या के वर्ग के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की दुगनी होती है। आइए हम एक दी गई वर्ग संख्या 324 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं कि 324 का अभाज्य गुणनखंड ये होता है, तो उसमें क्या करना है आपको 2 के जोड़े बनाना है, तो आपको उसका वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। जैसे 2 × 2 है, ठीक है, तो इसका एक जोड़ा, इन दोनों में से केवल हमें एक ही 2 लेना है। ठीक है, तो 324 का आप रूट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 2 × 3 × 3 यानी कि 18। इसी तरह क्या आप
256 का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। 256 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहले तो अभाज्य गुणनखंड में युग्म बनाने से हम पाते हैं कि 256 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या आ गया, 16। क्या 48 एक पूर्ण संख्या है? अब 48 के गुणनखंड करें तो हमारे पास क्या आया, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अब 2 के तो जोड़े बन गए, लेकिन 3 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। यहाँ सारे गुणनखंड युग्म में नहीं है, तो 48 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है। 6400 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 6400 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपने इसके गुणनखंड किए, जो 2 के जोड़े पूरे बन गए, कुछ भी लास्ट में नहीं बचा, तो 6400 का वर्गमूल आपके पास 80 आ गया। और पूछ रहा है 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और 90 में 2 खाली 3 और 3 ओनली युग्म में और 2 और 5 युग्म में नहीं है, अतः 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके यथार्थ रूप में हम इस प्रकार भी देख सकते हैं कि क्योंकि इसमें केवल एक शून्य है। ठीक है। फिर आपके पास एग्जाम्पल नंबर 6, ऐसे और भी एग्जाम्पल, और देन यू एक्सरसाइज 6.3। अब देखिए भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। भागफल विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात करेंगे आप? जैसे 529 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए। क्या आप इस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? ठीक है। इसके बाद देखिए चरण 1, इकाई स्थान से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक युग्म पर बार लगाइए। यदि अंकों की संख्या विषम है तब बाएं तरफ का एक अंक पर बार लगाइए। इस प्रकार लिख सकते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग सबसे बाईं तरफ के बार के नीचे लिखी संख्या से कम या बराबर हो। ठीक है। सबसे बाईं बार के नीचे भाज्य संख्या 5 है के साथ भाजक और भागफल के रूप में इस संख्या को लीजिए, भाग कीजिए और शेषफल ज्ञात कीजिए, जैसा कि यहाँ साइड में दिया गया। 5 में किसका भाग जाएगा, 2 का जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार। -4 बचा क्या, 1। अगली बार नीचे की संख्याओं का शेषफल के दाएं लिखिए। अगली स्थिति में अर्थात इस स्थिति में 29 है, अतः अगली भाज्य संख्या 129 होगी। भाजक को दुगना कीजिए। ठीक है, यानी कि 2 को दुगना कर दिया 4, और इसके दाएं में खाली स्थान पर लिखिए। खाली स्थान पर लिख दिया। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे बड़े संभावित अंक का अनुमान लगाइए, जो कि भागफल में नया अंक होगा, और नए भाजक के नए भागफल से गुणा करने पर गुणनफल भाज्य से कम या बराबर आता है। अब 42 को 2 से गुणा करा तो क्या आया, 84। 43 को 3 से गुणा करा तो क्या आया, 129। यानी कि शेषफल प्राप्त करने के लिए नया अंक 3 चुनते हैं। तो यहाँ पे भी 3 लिखा और ऊपर भी 3 लिखा। अब क्योंकि शेषफल 0 है तो दी गई संख्या में कोई अंक शेष नहीं बचा है, तो 529 का रूट क्या आ जाएगा, 23। इसी प्रकार अब आपको दे रखा है 4096 को हल कीजिए। उसके बाद आपके 2 एग्जाम्पल हैं, 9, 10, 11, 12। अब आता है दशमलव का वर्गमूल। अब दशमलव का वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे, इसी भाग विधि से। दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम एक पूर्ण संख्या पर सामान्य रूप से बार लगाते हैं, अर्थात 17। दशमलव भाग पर भी पहले दशमलव के स्थान से प्रारंभ करके बार लगाते हैं और सामान्य रूप से आगे बढ़ते जाते हैं, यानी कि 17 और 64 दोनों युग्म के रूप में। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। 17 पर बार सबसे बाईं ओर है और 4 का स्क्वायर <17 5 का स्क्वायर। अब संख्या को भाजक के रूप में लिखिए, सबसे बाईं तरफ के नीचे, यानी कि 4 को ले लिया भाजक के रूप में। 4 से कितनी बार जाएगा, ये 4 बार, यानी कि 16 बचा 1, उतारा 64 ऊपर से। अब भाजक को दुगना कर दिया, 4 का क्या कर दिया हमने, 8। ठीक है। अब 82 लिया, 82 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 164 आ रहा है, तो नई संख्या क्या हो जाएगी, 2। भाग दीजिए और शेषफल हमारे पास क्या आ गया, 0। अब शेष कोई बार नहीं है तो यहाँ ऊपर क्या लग जाएगा, 4.2, यानी कि 17.64 का वर्गमूल आ गया आपके पास 4.2। ठीक है। फिर आपके एग्जाम्पल हैं वर्गमूल का अनुमान लगाना, और फिर आपके एक्सरसाइज 6.4। ये जो हमने पढ़ा वो दिया हुआ है यहाँ पे, वर्गमूल को कैसे व्यक्त किया जाता है।
वगैरह। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।